Hello everyone and welcome to another episode of Mahana's Weekly Wrap. This week finally हमने मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा. ऑन वेडनेसडे अलोन मार्केट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स जो पिछले पूरे वीक के लॉस को कवर कर लेती है. We are up by almost 5% this week and the market closed at around 171,000 points. बट इन कुछ मार्केट मूवमेंट को अगर साइड पे रखें तो एसईसी ने एक बहुत ज़बरदस्त रेगुलेशन इस वीक ड्रॉप किया है दैट विल चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ ईटीएफ इन्वेस्टिंग फॉर ऑल करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. सो स्टिक विद अस अंटिल द एंड और हम ये सारी चीज़ें कवर करें. तो वैसे लास्ट वीक काफ़ी बुरा रहा था फॉर द इंडेक्स. द स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए, इसका इंडेक्स ने बुरा असर लिया एंड वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 4%. बट इस वीक हमें वापस को एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है. अब लोग मुझे लग रहा है अब शायद समझ चुके हैं कि अब ये जंग फिर से स्टार्ट नहीं होनी, या एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट पाया जाता है मार्केट में. आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो इस दफ़ा स्टार्ट हुई है रैली, ये कंटिन्यू करेगी या ये वापस रिवर्स कर जाएगी? देखें, बिकॉज इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है. फिर रीसेंट मंथ वीक्स में हमने देखा कि डी एस्केलेशन के बाद कोई फर्दर जो है मामला इतने ख़राब नहीं हुए, या हाँ. अब अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये फील ज़रूर हो रहा है कि अब शायद दोबारा उस ग्रेविटी के साथ मामला नहीं बढ़ेंगे, एंड प्रॉब्ली थिंग्स विल डी एस्केलेट, या फिर चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं. हुँ, अगर आप लास्ट वीक से कंपेयर करें तो लास्ट वीक एक तो रेट हाइक वाज ओनली वन थिंग, हुँ, बट क्योंकि सीज फायर 21st 22nd ऑफ अप्रैल तक था, फिर वो एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि डील नहीं हुई थी. हुँ, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ती है कि गिवन कि ये मामला इतने एक्सटेंड हो गए, कब जाके एक्चुअल डील होगी, ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस कब जाके नॉर्मलाइज होंगी, सो बिजनेस एज नॉर्मल कब शुरू होगा, एंड सो ऑन के वहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी. बट क्योंकि उसमें एक गैप आ रहा है, टाइम लग रहा है चीज़ें मटीरियलाइज होने में, तो दैट इज़ वाई मार्केट एक्चुअली डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी ऑन एनी स्पेसिफिक फैक्टर, जिसकी वजह से हमने लास्ट वीक देखा अच्छा नहीं था. अब क्योंकि हमने इस वीक नई स्टेटमेंट सुनी दैट द बोथ द पार्टीज आर नाउ क्लोजिंग इन ऑन द डील, हुँ, कि हम जो है थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं ऑन एजेंडा या पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, और टर्म सेट करके हम कंक्लूड करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ सम ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट, बट एज वी स्टैंड देयर आर some conflicting statements at the same time, हुँ. and we have yet to see कि वो किस तरह अनफोल्ड होती है. However, the good thing is हमने ऑयल प्राइसेस देखी 120 के हाई से, it came down to mid 90s until yesterday. They're now at 100 again. So let's see how things settle down. बिल्कुल, बट आपको नहीं लगता कि अब ट्रम्प ने थोड़ा-सा एक स्टेप बैकवर्ड लिया? मतलब हमेशा हमने ट्रम्प को एक एग्रेसिव मोड में देखा है, बट एक ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट हुआ, वो बीच में रोक दिया, अकॉर्डिंग टू हिम ऑन पाकिस्तान्स रिक्वेस्ट. बट ऐसा हमने अभी अभी तक होते हुए नहीं देखा. ट्रम्प तो हमेशा काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं इन अटैक्स, बट अब फाइनली एक स्टेप बैकवर्ड लिया है. इवन तो ईरान अटैक यूएई उनके मेरे ख्याल से पोर्ट फुजैरा पे अटैक किया, बट स्टिल यूएई अब यूएस साइड थोड़ी-सी रिएक्टेंट लग रही है इन स्टार्टिंग द वॉर अगेन. बिल्कुल ऐसी है. एज ऑफ नाउ इट सीम्स के दे वांट, जो कि कुछ वीक्स पहले से सिग्नल मिल रहा था, इवन व्हेन द सीज फायर वाज अनाउंस, हाँ, यूएस की तरफ से इनिशियली जो अग्रेशन या अग्रेसिव कम्युनिकेशन आ रही थी, इट सीम मोर लाइक अ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के टू गेट ईरान टू द डिस्कशन टेबल, हाँ, कि अगर आप जो है ना सीज फायर नहीं करते या आप वॉर ख़त्म नहीं करते, हाँ, देन वी विल डिस्ट्रॉय, और वो एंड दी सिविलाइजेशन, और वो सारी जो बातें बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी. तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये हाँ, मोर लाइक प्रेशर टैक्टिक यूज़ किया जा रहा है, और अब क्योंकि मामला डी एस्केलेट हो गए हैं, तो उसको फर्दर एस्केलेशन या उस डायरेक्शन में ले जाने से अवॉइड कर रहे हैं. हाँ, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो था उसमें भी देयर वर आल्सो सम रिपोर्ट्स कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने बेसिकली कहा था, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड कतर, दैट वो अपनी बेसिस यूज़ होने नहीं देंगे, जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रीजन, क्योंकि कोलेट्रल डैमेज पूरे रीजन में हो रहा था, हाँ, एंड दे वर आल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, व्हिच ऑब्वियसली दे वांटेड टू अवॉइड. तो अब लेट देखते हैं क्या होता है. अगेन हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ आती हैं. हाँ, देयर इज़ अ रिजॉल्व,
to kind of end this. ईरान की डिमांड्स काफ़ी क्लियर हैं in this कि उनको जो है compensation for the damages, control of Strait of Hormuz वो चाहिए, maintain करना है. US की demand from Iran is obviously on the enrichment and uranium का handover, मतलब nuclear plant ख़त्म करने के लिए. So let's see how things settle down, but this is where we stand. बिल्कुल, अगर फॉरवर्ड गाइडेंस हम देना चाहें टू आवर इन्वेस्टर्स, तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो फ़ौरन से जो हाई क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो कंज्यूमर पेट्रोल या गैस प्राइसेस में कन्वर्ट नहीं होती, इसमें थोड़ा सा लैग होता है, मगर अब पूरी दुनिया में कंज्यूमर्स आर फीलिंग द बर्न ऑफ हाई प्राइसेस. अब जंग फिर से स्टार्ट करना ना बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होगा इवन फॉर ट्रम्प. तो जब अब कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कि अब फिर से जंग स्टार्ट हो, फिर से ऑयल प्राइसेस अब इससे ऊपर कितना जाएंगी, तो बज़ाहिर अब लग रहा है कि अब इट विल कम टू एन एंड और फिर से शायद जंग स्टार्ट ना हो. आपको भी ऐसे ही लगता है? At least for now it seems कि दोबारा जंग स्टार्ट नहीं होगी एंड हुँ, इट्स नॉट इन देयर इंटरेस्ट. ऑयल प्राइसेस का अब फर्दर बढ़ने का तो एक सेकंड फैक्टर है, आई थिंक, जो ऑलरेडी डैमेज हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस. इट हैज़ caused a lot of popularity dent even in within US for हुँ, the current government and the president हुँ, Trump. तो वो फैक्टर ज़रूर है. एंड हाउएवर इसका फ्लिप साइड ये भी है कि अगर जंग ख़त्म भी हो जाती है, चीज़ें नॉर्मलाइज होने में, हुँ, ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस कम होने में, इट कैन टेक अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स. आई वुड रिपीट कि हमने जब देखा था कि जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, हुँ, ऑयल वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 65. हुँ, इवन विद थिंग्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल, कि सीज फायर या आप कह लें कि एक परमानेंट एंड टू द वॉर हो जाता है, हुँ, तो हमें लगता है कि ऑयल प्राइसेस 80-85 से नीचे इन दी नियर टर्म नहीं आएंगे. लॉन्गर टर्म प्रॉब्ली यस, हुँ, बट नियर टर्म में क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का बिल्डअप होगा, आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको दोबारा ऑनलाइन लाने में टाइम लगेगा. तो ऑयल प्राइसेस हम थोड़ी सी हायर लेवल पे देखेंगे, तो डैमेज अब आप ये कह सकते हो फुली रिकवर भी नहीं होगा. अगर हुँ. पेट्रोल प्राइसेस की बात करें, तो अगर वॉर से पहले 250 थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वापस 250 पे आ जाएंगे इन लेस देन अ मंथ और इन इवन 1 मंथ. इट माइट रिमेन अराउंड 300 एंड देखो, ये प्राइसेस आर डाउनवर्ड स्टिकी और डैमेज तो काफ़ी हो गया हमारी इकोनॉमी को. अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा फॉर अप्रैल 26 हमारे सामने है. हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं डबल डिजिट इन्फ्लेशन की. डबल डिजिट इन्फ्लेशन इस लास्ट मंथ आ गई है. इन्फ्लेशन हैज़ क्लॉक्ड इन अराउंड 10.9%. तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, हुँ, मेनली बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस. फिर उस एनर्जी प्राइस इम्पैक्ट में बाकी फूड प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज लिंक्ड. हुँ, तो ये जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, नियर टर्म डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुँ, वाज वेरी लाइकली. अभी भी हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 मंथ्स भी हुँ, uh, आपकी रहेंगी पेट्रोल प्राइसेस ऑन द हायर साइड, क्योंकि हमने मई में भी देखा एक अर्ली में हुँ, लास्ट वीक एक इंक्रीज अनाउंस हुआ था ऑफ अबाउट 5% रफली. हुँ, तो आई बिलीव ये कंटिन्यू रहेगा टू सम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लो लो डबल डिजिट्स फॉर हुँ. नाउ. ओके, और ट्रेड डेफिसिट का भी डेटा आ गया है. 46 मंथ्स हाई हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है अराउंड $4.07 बिलियन का. इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, ट्रेड डेफिसिट भी ऊपर जा रहा है. बस एक चीज़ हमें स्टेबल नज़र आ रही है, दैट इज़ पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर. ये कैसे है? देखिए, ट्रेड डेफिसिट भी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, बट बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट, हुँ, फ्यूल इंपोर्ट्स, उसका इफेक्ट ज़्यादा है. थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट डिस्टर्ब भी हुई हैं हुँ, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ शिपिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, वो जो सारा बेसिकली वॉर रिलेटेड इफेक्ट आया है. हुँ, तो आई वुड से कि ट्रेड डेफिसिट को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दी की फैक्टर्स नाउ, हुँ, कि वो किस तरह जो है और गोइंग फॉरवर्ड बैलेंस आउट होगा. क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मार्च के मंथ में इवन दो फ्यूल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हुई थी, हमने करंट अकाउंट ब्रेक इवन करा था ऑन अ 9 मंथ बेसिस, एंड मेनली बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस. हुँ, अब रेमिटेंसेस पे भी थोड़ा सा आप कह लें कि एक काइंड ऑफ कैप लग चुका है, वहाँ पे शायद थोड़ा हमें प्रेशर नज़र आए.
सो गिवन दैट इज़ द केस एंड आपका एक रेमिटेंसेस जो आपका सपोर्टिंग फैक्टर वो कम होगा या वो पीक हिट करेगा, एट द सेम टाइम आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, सो आपका जो करंट अकाउंट है, एक्सटर्नल अकाउंट है, दैट विल फेस सम हेडविंड्स। उसकी वजह से सेंट्रल बैंक क्या पॉलिसी लेता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रेट के कंट्रोल करने, डिमांड को कर्टेल करने के लिए, वो देखना होगा। रुपी स्टेबिलिटी पे इवन तो हमने बायलैटरल सपोर्ट से देखा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी हद तक स्टेबल है, अराउंड 15 बिलियन फॉर सिंस अ फ्यू वीक्स एक्चुअली, इवन तो हमने कुछ अराउंड 4 बिलियन प्लस की पेमेंट्स करी हैं, फिर हमने कुछ पैसे यूरो बॉन्ड रेज करा है, तो इट सीम्स के करेंसी प्रेशर भी इमिनेंट है। मतलब इट्स हार्ड टू से व्हेन, बट the signal or the direction is there that normalized depreciation might take place. बिल्कुल, अगर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो असली बैरोमीटर है ऑफ रुपी स्ट्रेंथ वो आप जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस में यूएसडीटी की प्राइस से भी लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा डेटा पॉइंट होगा, बट इन एक्सचेंजेस में हम देखें तो यूएसडी अगेंस्ट पीकेआर इज ट्रेडिंग एट अराउंड 293 रुपीज़। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 293 इज़ द ट्रू प्राइस। डू यू थिंक दैट्स वैलिड? देखिए ये होता है जब जहाँ पे रुपी पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है या रिस्क ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ता है, और तब वहाँ पे आप देखते हैं कि एक इनफॉर्मल जो आप ब्लैक मार्केट कहते ब्लैक मार्केट जो अनऑफिशियल चलता है, स्पेशली इन केस ऑफ यूएसडीटी, हैं। या अनऑफिशियल जो आपका कर्व रेट होता है, हाँ, वो उसमें और इंटरबैंक रेट में स्प्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, वी हैव सीन इन द पास्ट ड्यूरिंग द लास्ट आई थिंक 3 years, जब जब हमारे रुपी पे डिप्रिसिएशन या करेंसी प्रेशर पड़ा था, हाँ, हमने देखा था कि ये स्प्रेड 5-10% बढ़ जाता है, हाँ, जो कि नॉर्मल केसेस 2% से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, तो अगर वो स्प्रेड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न दैट इट इज़ इंक्रीजिंग, हाँ, एंड उसका दूसरा इफ़ेक्ट ये होता है कि जो फॉर्मल चैनल से रेमिटेंसेस आती हैं वो आना बंद हो जाती हैं, वो आना कम हो जाती हैं, हाँ, mainly because people are getting better value for their remittances in terms of rupee through the unofficial channels. तो वो एक बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट होगा कि अगर आप करेंसी स्टेबल रहती है तो आपके रेमिटेंसेस जो ऑलरेडी प्रेशर्ड हैं ड्यू टू प्रॉब्ली सिचुएशन इन यूएई एंड ले ऑफ्स, वो फर्दर अफेक्ट होंगे अगर रुपी डेप्रिशिएट नहीं होता और वो लोग अनऑफिशियल चैनल से करते। अच्छा, अब एक सेक्टर की बात कर लेते हैं जिसका काफ़ी चर्चा है इन द इंडेक्स, दैट्स सीमेंट सेक्टर। जो डिस्पैचेस हैं दैट आर अप अराउंड 11.14% ईयर ऑन ईयर। लोकली से इसकी बात करें तो दे आर अप अराउंड 20%। साउथ रीजन में हमें काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये इकोनॉमी में इतना प्रेशर है, तो ये कंस्ट्रक्शन और सीमेंट के शेयर्स में क्यों हमें तेज़ी नज़र आ रही है? तेज़ी तो इस तरह शेयर प्राइस में नज़र नहीं आ रही, बट इनकी सेल्स में नज़र आ रही है। तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ की है, उनके डिस्पैचेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्या ये सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह शो कर सकता है इन द कमिंग वीक्स? देखिए थोड़ा सा मैं इकोनॉमी के डायरेक्शन में एटलीस्ट अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा सेट असाइड भी करें, तो वेयर वी वर फ्यू वीक्स बैक और 2 months बैक अगर हम बोलें, हाँ, तो उस वक्त वी वर लुकिंग अहेड टुवर्ड्स ग्रोथ आफ्टर स्टेबलाइजेशन, हाँ, और उसमें आपकी लोकल डिमांड पिकअप करती है, स्पेशली डोमेस्टिक एक्टिविटी की बात करें। हाँ, विद इन डोमेस्टिक एक्टिविटी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेज अ बिग रोल, हाँ, मेनली बिकॉज आपकी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई या जो भी प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लोकल इन्वेस्टमेंट दे कम इनटू दिस सेक्टर, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन भी थी हाँ, कि ये सेक्टर पिकअप करेगा। एक तो सीजनैलिटी इफेक्ट होता है कि आफ्टर विंटर्स जो ये सीज़न है उसमें डिमांड बढ़ना शुरू होती है, एक्टिविटी बढ़ती है। सेकेंडली क्योंकि हम रिकवरी फेज से आ रहे हैं, सो कंपेयर टू लास्ट ईयर वी हैव अ लोअर बेस, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ का नंबर आ रहा है। इन सब बातों के बावजूद अगर हम देखें तो अभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हुए हैं, जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स दिए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कीम की तरह जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें इनकरेज किया जा रहा है होम ओनरशिप को, या कॉस्ट ऑफ होम ओनरशिप रिड्यूस की जा रही है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव,
क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली ज़्यादातर स्पेकुलेटिव डिमांड की वजह से रियल एस्टेट एक्टिविटी रहती थी, या आप कह लेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रहती थी, बट होम ओनरशिप वाज मॉर्गेज मार्केट क्योंकि हमारे पास इतनी डेवलप नहीं है। बट विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमने पहले भी एक दफ़ा 2022 2023 में आए थे, और मोर अराउंड कोविड टाइम्स जब इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके बाद इकोनॉमी के मसाइल थे तो कंटिन्यू नहीं हो सकी। अब ये लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स या इन लोन्स की वजह से रियल डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपका सेक्टर एक्टिविटी बढ़ेगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स और कमिंग पीरियड्स टू कंटिन्यू। सो इट्स नॉट जस्ट कि एक मंथ में बेस की वजह से इफेक्ट आ गया, जो कि हम देख भी रहे हैं, बट ये प्रोवाइडेड सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, ये जो आपकी डिमांड है या पिक मेंटेन करेगी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, अगर लोन अवेलेबिलिटी रहती है, फंडिंग रहती है, तो इसका फ़ायदा होगा। जी। अच्छा, काफ़ी प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। आपने भी सही साइट पे काफ़ी एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट काम किया है। एक अच्छे सीमेंट स्टॉक में आप क्या चीज़ देखते हैं? देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप अगर सेक्टर में विदिन सेक्टर अगर आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो एक तो देयर आर 2 अप्रोचेज़। ये तो इट्स नॉट जस्ट सेक्टर, इट्स एक्चुअली इन इक्विटी रिसर्च। टॉप डाउन अप्रोच है एंड देन बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन से आप करते कि आपने सेक्टर पे व्यू बना लिया, डिमांड इज़ ग्रोइंग, मार्जिन रिकवरी हो जाएगी, या आप कह सकते हैं आपके बिकॉज़ ऑफ बेटर यूटिलाइज़ेशन EBITDA मार्जिन, नेट मार्जिन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, जो विंडफॉल आप कहते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। तो एक ये फैक्टर हो गया। उसके बाद फिर जब आप बॉटम अप या रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं कि विच स्टॉक आउट ऑफ द सेक्टर इज द बेटर और अमंग द बेस्ट स्टॉक, या टॉप 3 अगर मैंने निकाल लें, तो उसमें एक तो रिलेटिव वैल्यूएशन मैटर करती है, अर्निंग्स क्वालिटी मैटर करती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ऑफ अच्छी अर्निंग्स पे स्टॉक जो है मल्टीपल या लॉन्ग टर्म रिटर्न ज़्यादा नहीं दे सकता। दे आर मोर लाइक ट्रेडिंग प्ले शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए इट हैज़ टू बी अर्निंग रेजिलियंस, आई वुड से, कि उसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा हो कंपनी का, ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ साथ एफिशिएंसी भी हो, ताकि वो अपनी अर्निंग को ड्यू टू एनी हेड मैक्रो हेडविंड वो प्रोटेक्ट कर सके। सो लेट्स से मेरी फ्यूल बेस एफिशिएंट हो, मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं थोड़ी सी रिजिलियंट हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, या कंपेयर टू अदर प्लेयर्स कम इम्पैक्ट आएगा। इस टाइप के फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं विच काइंड ऑफ सेट अपार्ट वन कंपनी फ्रॉम द रेस्ट। ओके। देखो, अगर एक डेटा पॉइंट देखें तो एक कंपनी है याकी सीमेंट, वो 40 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। उसी तरह एक और साउथ में कंपनी है पावर सीमेंट, वो 8 और 9 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। तो विथिन द सेम इंडस्ट्री, सेम रीजन, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता देखिए लकी सीमेंट को उसके मल्टीपल फैक्टर्स है, क्योंकि लकी सीमेंट इज़ नॉट जस्ट अ सीमेंट कंपनी एनीमोर, इट्स अ कॉन्ग्लोमेरेट। तो उसकी कोर अर्निंग जो आप जिस मेट्रिक पे बात करें, इट्स कोर सीमेंट अर्निंग्स के है? मल्टीपल पे बात करें, बट उसका एक पोर्टफोलियो भी है जिसमें आपका किया लकी मोटर्स हो गया, देन देयर इज़ ऑल्सो सैमसंग मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन असेंबली है, वो हो गई आपके, फिर पावर प्लांट है, देन दे आल्सो हैव ऑफशोर सीमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो ये सारी अर्निंग्स को कंसोलिडेट करके देखें तो यहाँ से एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बन जाता है। देन वी आल्सो हैव लकी कोर इंडस्ट्रीज जो है वो एक कंपनी है। तो एक ये चीज़ हो गई, बट इवन विद इन अगर सीमेंट्स देखें तो एक लॉन्ग टर्म जो आप कह सकते हैं कि जब शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन पे कंपनी फोकस करती है और अर्निंग्स रेजिलियंस पे करती है, तो उसको प्रीमियम बेटर मिलता है relative to, even if we talk about just core cement players. So we will see some cement companies trading at 12 times earnings, whereas some companies they are trading at 6-7 times. अब इनमें core differences अब obviously कुछ specific हो सकते हैं, but broad अगर मैं बताऊं तो कुछ difference ऐसा होगा ना कि earning resilience किसकी ज़्यादा है due to change in demand, या कोई कंपनी ऐसी हैं जो एक क्वार्टर या मतलब इवन 10%, 5% utilization change in capacity utilization, they go into the red. हाँ। बेसिकली लॉसेस में आना शुरू हो जाती है, वेयरएज बाकी कंपनीज पे इतना इफेक्ट नहीं आता या रिलेटिवली कम इफेक्ट आता है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन होती है। देन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस
ऑफ सम कंपनीज जो फॉर फ्यूचर गाइडेंस, विजिबिलिटी, एक्सपेंशन प्लान्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा मुबशर, अब उस पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ आते हैं जिस पार्ट का सब इंतज़ार कर रहे थे। क्या किया है एसईसीपी ने? क्या ऐसी नई रेगुलेशंस आई हैं जो शायद इस पूरी इंडस्ट्री को तब्दील करके रख दें? बिल्कुल देखें, सिंस अ व्हाइल आई वुड से इट्स नॉट जस्ट दिस वीक, बट एसईसीपी का काफ़ी फोकस रहा है हाँ, ऑफ इनकरेजिंग या मेकिंग इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल टू ऑल पीपल इन पाकिस्तान। हाँ, तो उसमें एक ईटीएफ का रोल हमने देखा है ग्लोबली बहुत ज़्यादा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इनकरेजिंग और मेकिंग इन्वेस्टिंग एक्सेसिबल, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एसईसीपी ने कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क दोबारा डिफाइन करें विच विल बिकम public or will come out soon in a phase wise manner to make it easy। तो उसमें ये क्या करें कि आपको एक तो एएमसीज को अलाउ करें या फिर कि वो अपने ऐप या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ईटीएफ्स अपने इन्वेस्टर्स को दे सके विदाउट, क्योंकि अभी क्या होता है कि ईटीएफ एसेट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं या आप कह सकते हैं मैनेज करते हैं, वेर एज द एग्जीक्यूशन इज ऑब्वियसली फ्रॉम द ब्रोकर्स। हाँ, तो वहाँ पे एक डिवाइड आ जाता है कि इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते। बिल्कुल। ब्रोकर डू नॉट वांट इन्वेस्टर्स टू गो इनटू पैसिव इन्वेस्टमेंट, दे वांट चर्न, राइट। हाँ, तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि एसईसीपी ने ये जो ब्रोकर था इसको हाँ। ख़त्म करने के लिए दे विल ब्रिंग आउट। तो मतलब अगर किसी एएमसी के पास ब्रोकरेज लाइसेंस नहीं है, वो स्टे ईटीएफ्स ऑफर कर सकती है ऑन देयर एप्लीकेशन? अभी इसी पे काम हो रहा है और एसईसीपी विल कम आउट विद अ फॉर्मल पॉलिसी ऑन दिस, जो कि अभी उन्होंने इनिशिएट कर दिया कि वो अलाउ करेंगे। हाँ, सेकंड पे दे ऑल्सो सजेस्ट कि हम या एएमसीज फैसिलिटेट करेंगी इन अकाउंट ओपनिंग ऑफ ऑफ इन्वेस्टर्स हाँ, थ्रू ब्रोकर्स, राइट, कि अगर आपको ब्रोकर के थ्रू ये अकाउंट खोलना है तो फैसिलिटेट कर देंगे। हाँ, सेकंड, इसके साथ फिर ऑब्वियसली इंटरेस्ट अलाइनमेंट वाली हमने बात की, तो एक फैक्टर ये हो जाएगा कि आप इंसेंटिव दें ब्रोकर्स को कि वो आपका मैनेजमेंट फ़ी शेयरिंग या इंसेंटिव आप दें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कि आपका ईटीएफ जो है ब्रोकर्स आगे अपने इन्वेस्टर्स को सेल करें। हाँ, देन लॉन्चिंग मोर ईटीएस, मेकिंग इट ईजी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ब्रॉड अगर मैं बताऊँ, इसका जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है या जो पॉलिसीज़ हैं ऑफ ईच ऑफ दीज पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करें वो अभी हाँ। भी आने हैं, एंड वी विल सी मोर ऑन दिस इन द कमिंग वीक्स। अच्छा मुबशिर, सिंस वी आर द मार्केट लीडर्स इन टर्म्स ऑफ एयूएम्स देखें तो महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा ईटीएफ है। ऑलमोस्ट हम 200 करोड़ रीच करने वाले हैं। तो आप इस इंडस्ट्री की एवोल्यूशन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे किस तरह देखते हैं? किस तरह ईटीएफ की मार्केट इवॉल्व कर सकती देखें, विद दी फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि बढ़ती जा रही है और इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ रही है, है? हमने देखा है ईटीएफ की अडॉप्शन भी उसी तरीके से बढ़ी है। वी लॉन्च द महाना ईटीएफ 2 years ago। हाँ, मार्च 2024 में एट दैट टाइम आई थिंक इंडस्ट्री साइज ऑफ क्यूमुलेटिव 9 ETFs हाँ, वाज लेस देन $1 billion। हाँ, 1 billion रुपी से कम का साइज था, विच इज़ यू नो मतलब $5 million से भी कम की अमाउंट है। हाँ, तो आज हम देखते हैं जो इट्स ग्रोन टू विद इन 2 years इट हैज़ बिकम लाइक 6.5 billion, 6 billion क्रॉस कर गई है, हाँ, विच इज़ स्टिल वेरी लो। तो ये अभी भी टोटल इक्विटी एयूएम्स की बात करूँ तो शायद 10% होगा, विच इज़ वेरी लो। वेर एज हमने जो ग्लोबल मार्केट्स में जब देखा है तो द ग्लोबल मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग और ईटीएफ रिलेटेड इन्वेस्टिंग हैज ओवरटेकन एक्टिव फंड्स इन सम ऑफ द मार्केट्स एज वेल। हाँ, तो आई थिंक इसका अवेयरनेस, इसके बेनिफिट्स जो हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहते हैं, दे आर देयर, एंड ओनली विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल विल स्टार्ट अडॉप्टिंग टू दिस these इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। हाँ। वी विल ऑल्सो सी, अब जैसे एससीसीपी का फोकस है तो we would see more and more ETFs coming into the market, and it will kind of expand the market and it will make it more attractive for investors। अच्छा मुबशिर, सिर्फ 1-2 ईटीएफ्स ही मार्केट में चलते हैं। 9 ईटीएफ्स आपने गिनवाए मगर शायद 20 करोड़ 25 करोड़ से ज़्यादा ज़्यादातर ईटीएफ्स की इससे ज़्यादा एयूएम्स नहीं है। 2-3 ईटीएफ्स ही हैं एंड नाम नहीं लूँगा बट जो लोग मार्केट को फ़ॉलो करते हैं उन्हें पता है। तो उसकी क्या वजह है? इतनी कम ट्रेडिंग क्यों होती है बाकी ईटीएफ्स से? मतलब सेक्टर फोकस ईटीएफ्स भी हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि तो सेक्टर फोकस्ड ईटीएफ्स आई थिंक एक तो हइफ़ा का कंज्यूमर इंडेक्स की बैंकिंग भी है, कंज्यूमर भी है, बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ भी एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली अवेयरनेस का इशू है। हुँ,
we from our platform talk about our ETF as well, but we talk about it every week. बिल्कुल। हमारे यूजर्स जो फॉलो करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन इट. हाँ, बट अगर इफ एट द सेम प्लेटफॉर्म, या अगर आप एक एज एन एसेट मैनेजर बिटवीन एक्टिव स्टॉक फंड एंड पैसिव स्टॉक फंड चूज करें, देन यू सेल एक्टिव फंड्स रादर देन पैसिव फंड, तो ये एक वजह है कि वो जो है पुश एसेट मैनेजर की तरफ से नहीं आता, और जब तक वो पुश नहीं आएगा, इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट की तरफ राज़ी भी नहीं होगा जो आप मतलब इट एग्जिस्ट बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो बस इट्स देयर. बिल्कुल ओशन, नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि एसईसीपी ने ब्रोकर के साथ इंसेंटिव शेयर करने को क्यों बोला, क्योंकि एएमसी से ने पता है एसईसीपी को कभी प्रमोट नहीं करेंगे जब 4-5% वो कमा रही है ऑन एन इक्विटी फंड, तो वो एक ईटीएफ 1-2% क्यों उसको प्रमोट करें, उनका काफ़ी नुकसान होगा। बट ब्रोकर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे आएँ एंड विथ एएमसीज रेवेन्यू शेयरिंग डील्स करें एंड कम अप विथ न्यू ईटीएफ। इस मार्केट को काफ़ी ज़रूरत है, हमें मार्केट में काफ़ी कम वैरायटी है फिलहाल जो जिसमें अच्छी ट्रेडिंग होती हो, तो वंस ब्रोकर्स सामने आएंगे वो अपने क्लाइंट्स को ईटीएफ सजेस्ट करेंगे। आई होप ये मार्केट काफ़ी अच्छी डेवलप होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई न्यू टॉपिक डिस्कस करें या कोई भी आपकी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और रिगार्डिंग महाना, देन प्लीज़ डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।